बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 37 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज के इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। और मैं आप सबको बता दूं कि ये एक डॉक्टर हैं और इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं अपने क्लिनिक से संबंधित, अपने अस्पताल से संबंधित कि क्या मैं अस्पताल खोल सकता हूं, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, आगे आने वाली दशाओं के बारे में भी इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। इनकी कुंडली पर जाने से पहले इनके बर्थ डिटेल्स को आप देख लें। 19 अक्टूबर 1982 को इनका जन्म हुआ है। शाम के 5:19 यानी 17/19 को इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र के किसी एक जिले में। और इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है। सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा यहां पर वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है मीन लग्न और वृश्चिक राशि की। यहां पर लग्न का मान देखेंगे तो 16 डिग्री लग्न का मान है, यानी कि लग्न के पास बल अच्छा माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है। मीन लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं, इमोशनल होते हैं और कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग अध्यात्म के प्रति भी रुचि लेने वाले होते हैं। आगे बढ़कर देखें तो राहु जो है कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और यहां पर 14 डिग्री का राहु मिथुन राशि में बैठा हुआ है। इस राशि में राहु को उच्च का माना जाता है और मिथुन राशि में राहु बैठे हैं। बुध की स्थिति को देखें तो बुध भी उच्च के बैठे हुए हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं। तो यहां पर राहु का बल बढ़ जाएगा और चतुर्थ भाव में बैठ करके यहां पर राहु आपको कुछ ना कुछ लाभ करवाने वाला होगा। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ करवा सकता है, जीवन में ऐश्वर्य दे सकता है और कहीं ना कहीं यहां पर बैठ करके राहु अपनी दशा अंतर्दशा में लग्जरियस लाइफ आपको देने का कार्य कर सकता है। अब चतुर्थ भाव में जब राहु बैठता है तो इसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी हो सकते हैं। वो ये होता है, कई बार माता का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता, पिता की तरफ से भी जो सुखों में वो कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो दसम भाव के ऊपर पड़ती है। राहु के चतुर्थ भाव में बैठने की वजह से कई बार घर में कलह की भी स्थिति देखने को मिलती है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें तो कहीं ना कहीं लीगल मामलों का ध्यान रखते हुए खरीदें। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके आपके सूर्य को देखेंगे और आपकी कॉन्फिडेंस को कम करने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव को देखेंगे तो स्वास्थ्य की परेशानी राहु दे सकता है। दसम भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं आपके करियर में उतार चढ़ाव या बदलाव की स्थिति यहां पर राहु देंगे। और 12वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं धन का व्यय करवाने वाली होगी आपसे। आगे बढ़ते हैं, सीधे सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव होता है पत्नी का। आपकी कुंडली में आपकी पत्नी का होगा और व्यापार के लिए भी देखते हैं सप्तम भाव को, पार्टनरशिप के लिए भी हम देखते हैं सप्तम भाव को। यहां पर बुध उच्च के बैठे हुए हैं और भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। इस कुंडली में बुध को देखा जाए तो वो सुखेश हैं और सप्तमेश हैं। तो इस कुंडली में वो बहुत कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट चूंकि अब अच्छी हो गई तो अब उन्हें एक कारक ग्रह के रूप में जो है श्रेणी में रखा जाएगा। आपकी कुंडली में कारक ग्रहों की श्रेणी में बुध को हम रखेंगे। इस कुंडली में भद्र महापुरुष योग सप्तम भाव में बुध बना रहे हैं। निश्चित रूप से बिजनेस की तरफ ये इशारा कर रहा है कि आपको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस आप करते हैं और वो भी पार्टनरशिप वगैरह में करते हैं, आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर बैठा हुआ जो बुध है कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ के लिए भी बढ़िया है, पार्टनरशिप के लिए बढ़िया है और तो और बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है। भद्र महापुरुष योग व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाने का कार्य करता है।
कहीं ना कहीं व्यक्ति को इंटेलिजेंस देता है, बौद्धिक क्षमता को ये बढ़ा देता है। बलाबल बहुत अच्छा है बुध के पास और हर प्रकार से ये आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। यहां पर ये मत सोचिएगा कि केंद्राधिपति दोष लग जाएगा, यहां पर बुध को कोई केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। शुक्र को देख लेते हैं। 28 डिग्री के शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, बाल अवस्था का शुक्र है और अस्त का भी है। चूंकि सूर्य अगले भाव में है और डिग्री वाइज ज्यादा दूर नहीं है सूर्य, तो उन्होंने शुक्र को यहां पर अस्त कर दिया। इस कुंडली में जो शुक्र है वो मारक ग्रह हैं, क्योंकि वो तृतीयेश हैं और वो अष्टमेश हैं। तो गुरु के लग्न में शुक्र मारक ग्रह बनते हैं और यहां पर शुक्र अस्त का भी है, यानी कि शुक्र जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बलवान भी नहीं है और कारक भी नहीं है। शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि मैरिटल हैप्पीनेस के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एक पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वो स्त्री को दर्शाता है और शुक्र का अस्त का होना कहीं ना कहीं स्त्री सुख में थोड़ी कमी करने वाला होता है। यहां पर शुक्र के पास दृष्टि भी नहीं होगी क्योंकि ये अस्त के हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। गुरु और शनि, गुरु शनि और सूर्य यहां पर विराजमान है एक साथ। यहां पर देखा जाए 1 डिग्री का शनि है और सूर्य 2 डिग्री के हैं, तो काफी हद तक शनिदेव जो है यहां पर अस्त के हो गए हैं सूर्य के करीब आ जाने की वजह से। देखा जाए इस राशि में सूर्य नीच के हो जा रहे हैं और शनिदेव उच्च के होते हैं इस भाव में या इस राशि में। तो यहां पर शनि उच्च के हो रहे हैं और सूर्य नीच के हो रहे हैं। लेकिन ध्यान से समझिए इसको कि सूर्य तो नीच के हो रहे हैं लेकिन शनि उच्च के होने के बावजूद आपको ज्यादा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अस्त के हो गए। शनि अस्त के हो गए और सिर्फ 1 डिग्री का फासला है शनि और सूर्य के बीच में, तो काफी हद तक जो है यहां पर शनि का बल कम पड़ जाएगा क्योंकि वो अस्त के हो गए। सूर्य की नीचता फिर भी आपको मैं बता दूं कि भंग हो रही है इस कुंडली में। सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो शुक्र है वो केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद सूर्य की निजता भंग हो जाएगी यहां पर, लेकिन फिर भी जो आपका सूर्य है वो कमजोर ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य यहां पर तुला राशि में बैठे हुए हैं, यानी शुक्र की राशि में, और शुक्र भी कैसे हैं तो अस्त के हैं, वो भी नीच की राशि में बैठे हुए। मैं आपको बता दूं कि शुक्र भी यहां पर नीच की ही राशि में कन्या में जाकर के विराजमान है। हालांकि शुक्र की भी नीचता भंग हो रही है वहां पर, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि आपका सूर्य बहुत ज्यादा यहां पर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एक तो सूर्य नीच के हैं और जिसके भाव में सूर्य बैठे हैं वो भी नीच के हो गए, तो यहां पर फाउंडेशन भी गड़बड़ हो गया। तो यहां पर सूर्य की स्थिति बहुत डाउन हो जाएगी आपकी कुंडली में। तो आंखों से संबंधित परेशानी, मान सम्मान संबंधित परेशानी, कॉन्फिडेंस संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है अपने अंदर। 2 डिग्री के यहां पर सूर्य हैं, बलाबल जो है इनके पास बहुत कम होगा, 25% के आसपास का बल होगा यहां पर सूर्य के पास। देखा जाए तो ये षष्ठेश है कुंडली में। सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब मुझे कहना चाहिए कि यहां पर विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा यहां पर सूर्य का विपरीत राजयोग। क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद उठ करके अष्टम भाव में, त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाए कुंडली में, तो विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं होती है। तो यहां पर सूर्य कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस रिलेटेड परेशानी दे सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, सूर्य को थोड़ा बेहतर करना चाहिए आपको, और कहीं ना कहीं पिता से संबंधित सुखों में भी ये थोड़ी कमी करेगा। गुरु यहां पर 21 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश है गुरु और कर्मेश भी है गुरु, जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए। देखिए लग्न होता है आपका शरीर, तो लग्न से हम व्यक्ति के शरीर को भी देखते हैं, पर्सनालिटी को देखते हैं और व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखते हैं। लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर देखा जाए तो षडाष्टक दोष भी बन जाएगा, क्योंकि लग्न से गुरु 8 घर और इधर से 6 घर दूर हैं, तो षडाष्टक दोष भी बना करके गुरु यहां पर बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं गुरु, हालांकि तात्कालिक मैत्री जरूर हो रही है, लेकिन यहां पर शत्रु राशि में अष्टम भाव में गुरु का बैठना आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। तो पेट संबंधित परेशानी, लिवर संबंधित परेशानी भी ये आपको दे सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अध्यात्म के प्रति ये आपको इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। 21 डिग्री के गुरु हैं यहां पर,
और कहीं ना कहीं ये जो गुरु हैं इनके पास बल ठीक ठाक है। 21 डिग्री का गुरु है, 50% से भी ज्यादा बलाबल के साथ वृद्ध अवस्था में यहां बैठे हुए हैं। 12वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि धन का व्यय करवाएगी। द्वितीय भाव के ऊपर इनकी दृष्टि आपकी वाणी को थोड़ा बढ़िया करेगा गुरु, और धन देने का भी कार्य करेगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, यहां पर भी दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं आपको सुख देने वाला होगा। भले ही अष्टम भाव में गुरु बैठा हो, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात आपको कह सकता हूं कि अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां वहां आपकी परेशानियों को कम करने का कार्य करेंगे। जहां जहां गुरु दृष्टि डाल रहे हैं वहां वहां जो गुरु है आपकी परेशानियों को कम करने का कार्य करेंगे। तो यहां पर चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके भी ये आपको कहीं ना कहीं सुख पहुंचाएंगे। परेशानी कहां है? तो अपने स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि को देख लेते हैं। 1 डिग्री का शनि है, उच्च की राशि में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त के हो गए तो दृष्टि का तो बल पूर्ण रूप से इनके पास खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा बलाबल नहीं बचेगा शनि के पास। वैसे भी 1 डिग्री का ग्रह है और अस्त हो गया तो बल खत्म हो गया। शनि इस कुंडली में लाभेश है और द्वादशेश है, यानी कि लाभ भी देने वाला शनि है और खर्च भी करवाने वाला शनि है। जाकर के कहां बैठा है? अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं शनि का अष्टम भाव में बैठना लाभ में थोड़ी कमी करवा सकता है और विपरीत राजयोग भी नहीं बनेगा। तो 12वें भाव से संबंधित भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स यहां पर शनि आपको नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं शनि का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना लाभ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के भाग्य भाव की तरफ। यहां पर देखा जाए मंगल और चंद्रमा विराजमान है भाग्य भाव में। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण यहां पर हो जाएगा और भाग्य भाव में त्रिकोण, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण त्रिकोण माना जाता है। वहां पर ये लक्ष्मी योग बन रहा है तो ये धन के लिए अच्छी स्थिति है। यहां पर चंद्रमा देखा जाए नीच की राशि में है, लेकिन इसकी भी नीचता भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल साथ में बैठ गए एक ही भाव में, तो यहां पर चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा। शुक्र का भी नीच भंग हो रहा है कुंडली में, गुरु का भी नीच भंग हो रहा है कुंडली में और चंद्रमा का भी यहां पर नीच भंग हो रहा है आपकी कुंडली में। चंद्रमा देखें तो यहां पर शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं, जाकर के भाग्य भाव और हायर एजुकेशन के भाव में विराजमान है। संघर्ष के साथ ही सही यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको हर चीज देने वाला होगा। संघर्ष के साथ इसलिए क्योंकि ये नीच भंग में है, मतलब कि नीच के हैं लेकिन नीचता भंग हो गई, तो संघर्ष के साथ ये चंद्रमा आपको काफी कुछ देने वाला होगा। यहां पर बैठा चंद्रमा कहीं ना कहीं चूंकि वृश्चिक राशि का है, इस वजह से थोड़ी परेशानी जो है आपके इमोशंस को लेकर के आपको देखने को मिल सकती है। यह आपको इमोशनल बनाता है। देखिए, आपका जो लग्न है वो भी जल तत्व प्रधान है और आपकी जो राशि हो गई वो भी जल तत्व की हो गई, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये परेशानी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है कि आप भावना प्रधान हैं। प्रैक्टिकल थोड़े कम, भावना प्रधान थोड़े ज्यादा। 1 डिग्री का चंद्रमा है यहां पर। आप चाहे तो इस चंद्रमा को बल दे करके संतान संबंधित, शिक्षा संबंधित और भाग्य संबंधित लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। मंगल को देख लेते हैं। बाल अवस्था का मंगल 27 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है और इस कुंडली में मंगल धनेश है और वो भाग्येश भी हैं। अब देखिए, हायर एजुकेशन भाव का स्वामी ग्रह मंगल हायर एजुकेशन के भाग में बैठा हुआ है, भाग्य भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में बैठ गया और धन भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में। तो ये स्थिति मंगल की बहुत ही बढ़िया है कि मंगल यहां पर स्वराशि के विराजमान है। यहां पर बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं भाग्य संबंधित आपको लाभ, धन संबंधित लाभ दिलवाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय ये मंगल भी करवाएंगे। दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव के ऊपर, आपके पराक्रम और साहस को बढ़ा देंगे। कुंडली के 4th भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि मकान का सुख आपको देने वाली होगी। प्रॉपर्टी संबंधित खास करके भूमि का सुख मंगल करवाते हैं। अपनी दशा में मंगल व्यक्ति को भूमि का सुख करवाते हैं, तो यहां पर इन चीजों में मंगल आपको लाभ करवा देंगे। मंगल बाल अवस्था के हैं, आप चाहें तो इसके बल को भी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें भाव की तरफ चलते हैं। 10वां भाव कर्म स्थान कहलाता है। करियर प्रोफेशन के लिए भी हम इसको देखते हैं और यहां पर केतु विराजमान है 14 डिग्री के साथ। बल केतु के भी पास अच्छा है, उच्च की राशि में माना जाएगा केतु यहां पर बैठा हुआ। करियर के लिए यहां पर केतु का भी बैठना बढ़िया है, लेकिन केतु तो उच्च के बैठे हैं, लेकिन किसकी राशि में बैठे हुए हैं? गुरु की राशि में। गुरु कहां है? तो अष्टम भाव में।
मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये जरूर अच्छा है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये अच्छा है, लेकिन फिर भी गुरु चूंकि अष्टम में बैठ गए तो यहां पर केतु भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। यदि गुरु भी केंद्र में विराजमान होते, कहीं त्रिकोण में विराजमान होते, तो यहां पर बैठा हुआ केतु बहुत ज्यादा आपको लाभ करवाने वाला होता। लेकिन फिर भी यहां पर केतु अपनी दशा अंतर्दशा में आपको करियर में उतार चढ़ाव तो जरूर दिलवाएगा, लेकिन आपको ऊंचाइयों पर भी लेकर के जा सकता है। कहीं ना कहीं यदि आप सही डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लें, तो केतु की दशा में कहीं ना कहीं आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि केतु उच्च का दशम भाव में आपका विराजमान है। केतु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव के ऊपर, केतु धन देने वाला होगा, दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं घर में थोड़ी परेशानी, सुख में कमी या फिर कलह की स्थिति करवा सकते हैं। केतु की नवम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं मारने का भी काम ये केतु करेगा, मतलब कि शत्रुओं से आपको बचाने का भी कार्य ये केतु करेगा। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और एक बात आपको और बता दूं कि अभी जो आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, सारे ग्रह को ध्यान से देखें तो वो राहु और केतु के मध्य में आकर के विराजमान है, तो काफी हद तक कालसर्प दोष बन रहा है कुंडली में, लेकिन राहु केतु उच्च के बैठे हुए हैं। और कालसर्प दोष कोई ऐसा दोष नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता हो, एक सामान्य सा दोष है, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, कालसर्प दोष कुंडली में बन रहा है। इसका साफ साफ अर्थ होता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव व्यक्ति को देखने को जीवन में मिल सकता है, बस इसका इतना ही मतलब है। और आपको विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल आपकी दशाओं की बात करें तो बुध की महादशा आपको चल रही है, और बुध की महादशा 12 नवंबर 2020 तक आपको रहने वाली है। बुध आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है। बुध की वजह से आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर 2020 से आपको केतु की महादशा प्रारंभ हो रही है, और केतु की दशा भी आपके लिए बढ़िया ही रहेगी, खराब रिजल्ट नहीं देने वाला है केतु। चलिए सीधे इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि मुझे सेल्फ डाउट होता है, पराक्रम में कमी रहती है, कॉन्फिडेंस भी मेरा लो रहता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अपने सूर्य को ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि आपका सूर्य बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, शनि के साथ बैठ गए, नीच की राशि में बैठ गए, अष्टम भाव में बैठ गए, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य के ऊपर, और 2 डिग्री का सूर्य है, यानी कि हर प्रकार से ये सूर्य पीड़ित है आपकी कुंडली में। और तो और अपने नवमांश कुंडली को खोलकर आप देख लीजिए, वहां पर भी जो सूर्य है आपकी, वो नीच की ही राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो सूर्य है ना, वो आपका हर प्रकार से डाउन है कुंडली में, और सूर्य डाउन तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस डाउन। एक बात और देखिए, सूर्य भी डाउन है आपका, और चंद्रमा भी कैसे हैं, तो नीच की राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य नीच के हैं और चंद्रमा भी नीच की राशि में बैठे हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो कम होता ही होता है, मन में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिलती है, डिसीजन लेने में भी आपको कठिनाई देखने को मिल सकती है। इतना जरूर है कि आपका बुध इतना अच्छा है कि काफी हद तक उसने चीजों को बैलेंस किया हुआ। यदि बुध की भी स्थिति अच्छी नहीं होती तो आपकी परेशानी कई गुना ज्यादा रहने वाली थी। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या बिजनेस के योग हैं। बिल्कुल बिजनेस के योग हैं आपकी कुंडली में, और आपको बिजनेस करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बल्कि मैं तो, अगर आप मुझसे थोड़े टाइम पहले मिले होते तो मैं आपको कहता कि बुध की महादशा में निश्चित रूप से आपको बिजनेस प्रारंभ कर देना चाहिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलता। इन्होंने पूछा है खुद का अस्पताल या क्लिनिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। अपने मन में डाउट ना पालें, आप बिल्कुल इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा कि यहां पर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, पेट संबंधित, हड्डियों से संबंधित, पैरों से संबंधित और आंखों से संबंधित जो परेशानी है, ये परेशानी आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। गुरु और सूर्य को बेहतर रखेंगे, परेशानियों से बच जाएंगे। इन्होंने पूछा है इसके बाद, सितंबर 2020 से राहु केतु का जो गोचर बदल रहा है वो मेरे लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार देखें तो राहु आपके लिए कुंडली के 3rd हाउस में आ जाएंगे, और केतु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चला जाएगा।
इस दोनों राशि में भी राहु केतु को उच्च का ही माना जाता है, उच्च के समान ही माना जाता है इन राशि में भी। अब देखिए, राहु थर्ड हाउस में आएगा तो क्या करेगा, आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, आपकी दौड़ भाग को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बेहतर करेगा। जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, जिस कार्य को करने में आपको डर लग रहा था, जिस रिस्क को लेने में आप झिझक रहे थे, वो रिस्क आप ले पाएंगे। केतु की बात कर लें तो केतु आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो भाग्य का भी ये आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे, लेकिन केतु चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं जो है एक जो मानसिक रूप से जो परेशानी है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का प्रभाव आ जाएगा। गोचर की वजह से चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो अपने मन को स्ट्रांग रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। राहु केतु का ये गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो परेशानी है वो बस चंद्रमा के लिए हो सकती है, यानी कि आपके मन से जुड़ी हुई हो सकती है। और इसके बाद इन्होंने पूछा है नवंबर से केतु की महादशा जो मेरे लिए आ रही है मेरी कुंडली के अनुसार वो कैसी रहने वाली है। निश्चित रूप से केतु की दशा बढ़िया है आपके लिए। करियर में बदलाव दर्शा रहा है, आपकी कुंडली की करियर में बदलाव हो सकता है और ये बदलाव कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। फिर से सुन लीजिए, करियर में बदलाव की स्थिति नजर आ रही है और ये बदलाव आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर से बोलता हूं, गुरु और सूर्य को बेहतर कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने रत्न वगैरह को लेकर के सवाल पूछा है, वो मैं आपको उपाय में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से उपाय करने से लाभ देखने को मिलेगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी जो नवमांश कुंडली है वो मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखें तो ज्यादातर ग्रह अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन सूर्य नीच का ही है और शुक्र भी नीच की ही राशि में विराजमान है। तो यहां पर भी शुक्र कन्या में ही बैठा हुआ है, सूर्य तुला में, और उस कुंडली में भी सूर्य तुला में बैठे हुए हैं और शुक्र कन्या राशि में। तो ये स्थिति बढ़िया नहीं। एक तो स्त्री सुख देने वाला ग्रह शुक्र डाउन है कुंडली में और दूसरा कॉन्फिडेंस देने वाला ग्रह सूर्य यहां पर कमजोर है। इस वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आपको नजर आ रही है। अब देखिए, विवाह की बात कर लें तो शुक्र तो डाउन है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है। आपके इवन D9 चार्ट में बुध सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। इस वजह से ये विवाह में आने वाली परेशानियों को भी ये कम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र का डाउन होना ये अच्छा नहीं है। और सूर्य तो हर प्रकार से डाउन हो ही रहा है कुंडली में, और दोनों ही चार्ट में देखा जाए तो सूर्य की स्थिति बहुत नेगेटिव है। तो उससे जुड़ा उपाय आपको करना चाहिए। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। रेड कोरल 9.25 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को आपको इसे धारण करना है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करें जल दूध से, एवं नित्य शिव चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन भी आपको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु की वजह से जो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, तो शनिवार और इवन बुधवार को भी आपको समय मिले, ज्यादा समय ना मिले तो सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। शनिवार को जब आप अभिषेक करें शिवलिंग के ऊपर तो दूध जल में थोड़े काले तिल भी मिला दें और अभिषेक जब कर रहे हो तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। नित्य सूर्य को जल दें, उसमें लाल रोली मिला दें और सूर्य को अर्घ देने के बाद क्या करें कि लोटे को रख दें अपने पास में या नीचे कहीं पर, और अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लें और गायत्री मंत्र का जाप करें। कम से कम 24 बार आपको जाप करना चाहिए। इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है धीरे धीरे आप देखेंगे कि वापस आने लगेगा। या ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो अपने पूजा स्थान में बैठ करके ही आप गायत्री मंत्र की एक माला नित्य जाप करेंगे। इससे भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। और गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी परेशानी है वो काफी हद तक सारी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। समय निकाल करके विष्णु सहस्त्रनाम का आपको पाठ करना चाहिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए, आप चाहें
तो 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में लाल धागे में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 37 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।